कक्षा 12 के बच्चों, हम 9.2 एक्सरसाइज करा रहे थे कल। और मुझे लग रहा 6 पता नहीं 7 तक के क्वेश्चन मैंने तुम्हें करने को दे दिए थे। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इनमें कोई प्रॉब्लम आने की भी कोई संभावना नहीं लग रही मुझे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में एक क्वेश्चन और बता दे रहा, फिर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करो और फिर नई शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखें क्या कहा इसने। 8 में कहता है y माइनस कोस y इज इक्वल टू एक्स। ये तो होगी समीकरण। और भाई आगे जो इसका हल दिया है, हल कुछ इस तरीके से दिया है, y साइन y प्लस कोस y प्लस एक्स और पूरे की मल्टीप्लाई में आ गया आपके पास y डैश और बराबर y। ओके होगी बात। तो इसने कहा है y साइन y प्लस कोस y प्लस एक्स इंटू वाई डैश बराबर y, कि ये इसका हल है। तो बच्चों ये अगर इसका हल है तो आपको उधर से जो मान है यहाँ रखना पड़ेगा। y का मान तो आपके पास है ही, y डैश और निकालना। तो y डैश के लिए हमने क्या किया भाई, समीकरण 1 मान लो चाहो तो आप इसको, और यहाँ लिख दो कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का अवकलन किया y डैश माइनस कोस y का अवकलन किया कोस y का माइनस साइन y, तो ये हो गया आपके पास प्लस साइन y। फिर y का करा y डैश और x का करा आपने 1। तो यहाँ से जो y डैश का मान आया आपके पास, वो कितना आया आपके पास y डैश का मान, ये आपने इसको ऐसे लिख दिया y डैश और अंदर आ गया आपके पास 1 प्लस साइन y और इज इक्वल टू आ गया 1। अब चाहे तो ये y डैश का मान उठा के यहाँ रख दो, या फिर दूसरा तरीका, भाई हमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड ही तो करना है। तो यहाँ देखो राइट हैंड साइड में क्या आ रहा, y दोनों तरफ y की गुणा कर लो, दोनों और y से गुणा करने पर। तो y डैश और यहाँ आया आपके पास 1 प्लस साइन y, और यहाँ भी आपने y की गुणा कर दी, इधर भी y की गुणा कर दी। ओके, अब जो हमें सिद्ध करना है, उधर राइट हैंड साइड में तो y है लेकिन लेफ्ट में तो y नहीं नजर आ रहा। तो इसके लिए आप एक काम करो, y का मान रख दो यहाँ से आप। तो y का जो मान होगा आपके पास, तो बेटा y का मान रख दो, या फिर y की इसके अंदर गुणा करो पहले आप जरा। तो y डैश, तो y प्लस y साइन y इज इक्वल टू y। अब देखो जब आप मैच करोगे, जो हमें प्रूव करना है, तो भाई राइट हैंड साइड में y मैच हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में y डैश मैच हो रहा, लेकिन ब्रैकेट में y प्लस y साइन y है। तो y साइन y तो है ही हमारे पास भी। अब उसका y ना हो के ना अंदर x प्लस कोस y है, तो बेटा y की वैल्यू आप x प्लस कोस y रख सकते हैं ऊपर से। देखो समीकरण 1 से, तो वैल्यू आप y की जगह x प्लस कोस y रख दो, हो गया प्रूव। तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। तो ऐसी बाकी भी क्वेश्चन करने हैं। तो अब मैं नया टॉपिक शुरू करता हूँ। तो एक बात पे बहुत देर तक चर्चा चली, अवकल समीकरण और दूसरी तरफ उसका हल। ओके, तो देखो अवकल समीकरण और उसके हल के बारे में ना कल भी आपको काफी कुछ बताया, लेकिन मैं फिर से तुम्हें बताने जा रहा हूँ अवकल समीकरण और उसके हल के बारे में। मान लो एक अवकल समीकरण आ गया आपके पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स आ गई, सपोज करो। ये कुछ भी हो सकती है अवकल समीकरण, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स आ गया आपके पास। अब ये अवकल समीकरण जिस एक सामान्य समीकरण से बन के आई, तो वो क्या कहलाएगा, इसका हल। ये तो बात कल चल रही थी। तो बेटा किससे बन के आई, तो हमें क्या करना, dy बाई डी एक्स हटाना। मैंने बताया था 2 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। देखो अवकल समीकरण से हल ज्ञात करना और हल से अवकल समीकरण ज्ञात करना। तो हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें चलेंगे। अब मैं बताता हूँ इसका हल कैसे आएगा। तो हल के लिए हमने एक काम किया, dy इज इक्वल टू डी एक्स की इधर गुणा कर दी, एक्स डी एक्स। क्लियर होगी बात। अब हमने क्या करा, इंटीग्रल बोथ साइड। भाई आप अवकलन को हटाना चाह रहे हो, तो तभी तो अवकल समीकरण का हल आएगा। और अवकलन हटाने के लिए क्या करेंगे, उसके इंटीग्रल करना पड़ेगा। जब हमने इंटीग्रल किया तो इंटीग्रल ऑफ 1 dy और इंटीग्रल ऑफ x dx। समझ में आ रही होगी बात सभी को। भाई जहाँ कुछ नहीं होता 1 होता है। 1 का इंटीग्रल y के रेस्पेक्ट में करा y और x का करा x स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। इट्स ओके, यहाँ तक की बात क्लियर है। तो इस समीकरण को आप यहाँ लिख दो हल के बदले। तो हल में आपने लिख दिया y बराबर x स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी।
तो अब अगर देखें, ये हमारी क्या थी, अवकल समीकरण, तो ये क्या है, इसका हल, और ये क्या था, एक सॉल्यूशन यानी हल दिया हुआ था, और ये क्या है, इसकी अवकल समीकरण। कल बेटा मैंने एक हल से अवकल समीकरण ज्ञात करके आपको बताई थी, आज मैंने एक अवकल समीकरण से हल आपको बताया। तो हालांकि ये चीजें अभी बाद में आएंगी, लेकिन मेरे जो समझाने का मतलब है वो ये है कि इस चैप्टर का जो मेन बेस है, इस चैप्टर का जो आधार है वो ये है कि अवकल समीकरण से हल ज्ञात करना और हल से अवकल समीकरण ज्ञात करना, यानी दो तरीके के क्वेश्चनों का इसमें पूछा जाएगा तुम्हारे से। तो अब बात ये आती है कि पहले कौन सा शुरू होता है। पहले शुरू होता है, आपको हल दिया हुआ होगा और अवकल समीकरण ज्ञात करनी होगी। लेकिन उससे पहले मैं थ्योरेटिकल बात थोड़ी सी और पूरी कर दूं। अब देखो, अवकल समीकरण से जो आप हल ज्ञात करोगे, तो हल दो किस्म के होते हैं भाई। अवकल समीकरण जब आप करोगे, तो अवकल समीकरण से जब आप हल ज्ञात करोगे, तो हल हमारे दो किस्म के होंगे बेटा। तो हल हमारे जो दो किस्म के हैं वो क्या क्या मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अवकल समीकरण से जो हल आएंगे हमारे, हल दो किस्म के हैं। एक है हमारा व्यापक हल और दूसरा है हमारा विशिष्ट हल। ठीक है, एक है हमारा व्यापक हल और दूसरा है विशिष्ट हल। व्यापक हल क्या है हमारा, जनरल सॉल्यूशन। विशिष्ट हल क्या है हमारा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर बात समझ में आएगी। अब देखो दोनों में फर्क क्या है, व्यापक हल में भी और विशिष्ट हल में भी। अब मैं दोनों का फर्क तुम्हें महसूस करा रहा हूँ कि फर्क क्या है, लिखवाऊंगा भी थ्योरी, लेकिन पहले आप एक बार जरा सा इसको समझ लें। देखो बेटा, आपने dy बाई डी एक्स बराबर x को हल किया, जब आपने हल किया तो इसका इंटीग्रल करना पड़ा, और जब आप इंटीग्रल करते हैं तो कांस्टेंट ऐड होता है, ये बात सभी को पता है। अब यहाँ क्या था, अवकल समीकरण जो थी वो आपकी, कल मैंने क्या पढ़ाया था आपको, कोटि और घात। तो एक कोटि की है, एक कोटि और एक घात की है। देख लो, फिलहाल कोटि भी एक है और घात भी एक है। लेकिन बाय द वे अवकल समीकरण अगर दो कोटि की होती, दो कोटि का मतलब डबल डेरिवेटिव हुआ होता, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको दो बार इंटीग्रल करना पड़ता भाई। जब एक बार का dy बाई डी एक्स हटाने के लिए आपको एक बार इंटीग्रल करना पड़ा, तो दो बार का हटाने के लिए भाई, अवकलन को हटाने के लिए तो इंटीग्रल ही करना पड़ता है। तो जब हम एक बार के अवकलन को हटाते हैं तो एक बार इंटीग्रल होता है, दो बार के अवकलन को हटाएंगे दो बार इंटीग्रल होगा। एक बार के अवकलन को हटाने में एक हमारे पास कांस्टेंट ऐड हुआ, तो जब बेटा दो बार हम इसका अवकलन करें, इंटीग्रल करेंगे, तो हमारे कांस्टेंट कितने ऐड होंगे, दो। अगर इसका दोबारा आप लोगों को इंटीग्रल करना पड़ जाए, तो जब इंटीग्रल समाप्त होगा तो एक कांस्टेंट फिर से जोड़ना पड़ेगा तुम्हें। पहला कांस्टेंट आपने c माना, दूसरा कांस्टेंट आपने d मान लिया। इट्स ओके। तो देखिए, जब अवकल समीकरण को हल करते हैं और नॉर्मल रूप में कांस्टेंट आते हैं c और d, तो ऐसे हल को हम क्या बोलते हैं, व्यापक हल। ओके। जब अवकल समीकरण को नॉर्मल तौर पे सॉल्व किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, व्यापक हल। लेकिन जब कुछ कंडीशन दी गई हो आपको, भाई मान लो आपको कंडीशन दे दी कि y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 1 है, तो क्या आप x y की वैल्यू यहाँ रख के इस व्यापक हल में क्या c का मान नहीं ज्ञात कर सकते आप। भाई c का मान आ जाएगा सीधा सीधा -1/2 और c के बदले फिर वो आप रख दो। तो अगर आप ऐसा कर देते तो वो कहलाता है आपका विशिष्ट हल। दोबारा सुनो, अवकल समीकरण का हल ज्ञात करने में इंटीग्रल से प्राप्त हुए कांस्टेंट यदि हल में विद्यमान है तो उसको हम बोलेंगे व्यापक हल। अब आती है विशिष्ट हल की बात। व्यापक हल में उपलब्ध कांस्टेंट का मान उपलब्ध कराकर रख देने पर जो हल प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट हल। इट्स ओके। तो मुझे उम्मीद है ये बात आप लोगों की क्लियर हुई होगी। थ्योरेटिकल अगर आप लिखना चाहो तो किताब में है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये लिखा है किताब में, फलन फाई में दो स्वेच्छ अचर प्राचल ए बी सम्मिलित है तथा यह फलन दिए हुए अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। यानी अगर आप सॉल्यूशन में ए बी आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, व्यापक हल। जबकि फाई वन यानी एक और सॉल्यूशन आया में कोई भी स्वेच्छ अचर सम्मिलित नहीं है, लेकिन प्राचलों ए तथा बी के विशिष्ट मान उपस्थित हैं। यानी हमने ए बी के पर्टिकुलर मान, पर्टिकुलर मान लो ए का मान 2 आ गया, बी का मान -3 आ गया, वे हमने रख दिए।
तो इसलिए इसको अवकल समीकरण का क्या कहते हैं, विशिष्ट हल कहते हैं। तो वही तो बात हुई घूम फिर के जो मैंने आपको समझाई। तो भाई एक होगा व्यापक हल जब तक ए बी रहेगा कांस्टेंट, और जब ए बी का मान भी आप रख देंगे, जैसे -2 -3 -4 कुछ भी आपने रख दिया, तो उसको हम बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इट्स ओके, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। तो अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा थ्योरी समझानी अति जरूरी थी। तो बेटा 9.3 के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और मैं पहले ही बता चुका आपको, दो तरीके के क्वेश्चन है। एक क्या है, अवकल समीकरण दी गई है उसका हल ज्ञात करना। एक हल दिया है। तो बेटा ये आपको अवकल समीकरण तो नजर नहीं आ रही होगी शायद, क्योंकि dy/dx तो कहीं है ही नहीं। तो ये क्या है, अवकल समीकरण का हल। बाकी ऊपर लिखा भी है 9.3 में, अगर आप पढ़ो 1 से 5 तक के प्रत्येक प्रश्न में स्वेच्छ अचरों ए तथा बी को विलुप्त करते हुए दिए हुए वक्रों को कुल का निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी ये एक हल दिया है। ये क्या दिया बेटा हमें, एक हल। तो इस हल से क्या ज्ञात करना हमें, अवकल समीकरण। ओके, तो देखो अवकल समीकरण जब हम ज्ञात करेंगे तो आप लोगों को फिर से वो थ्योरेटिकल बातें अपने दिमाग में लानी पड़ेंगी। बेटा अवकल समीकरण के हल जब आप ज्ञात करते हैं तो वहां आते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कितने आए आपके पास, ए और बी 2 आए। तो कांस्टेंट 2 कब आए होंगे, जब आपकी अवकल समीकरण कैसी रही होगी, 2 कोटि की, द्वितीय कोटि की, डबल डेरिवेटिव की। समझो बात भाई, अवकल समीकरण आपकी देखो ये थी अवकल समीकरण सिंगल कोटि की, ये dy/dx बराबर x। तो इसका हल जो आया इसमें कितने कांस्टेंट आए, 1। तो बेटा जो हमारे पास अब जो नया हल जिसको हम करने जा रहे हैं उसमें 2 कांस्टेंट है, ए और बी। तो इसका मतलब अवकल समीकरण कितनी कोटि की रही होगी, 2 कोटि की। इट्स ओके। तो यहाँ जो हम काम करेंगे तो अवकलन कितनी बार करेंगे, यहाँ से 2 बार। तो यानी हमें हल दिया है, हल से हमें क्या ज्ञात करनी है, अवकल समीकरण। तो हल से अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका अवकलन। और अगर हमें क्या दिया है, अवकल समीकरण और हल ज्ञात करना, तो हम क्या करेंगे, समाकलन। कंफ्यूज मत हो। तो हम इसका क्या करेंगे, अवकलन। और अवकलन कितनी बार करेंगे, इसका 2 बार। 2 बार क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 कांस्टेंट है। जितने कांस्टेंट होंगे उतनी बार उसका अवकलन करना पड़ेगा। और जो कांस्टेंट दिए हैं इनको विलुप्त करना पड़ेगा हमें। इनको अगर हम विलुप्त करने में सफल होंगे तो वो समझ लीजिए जो हमारा आंसर आएगा वो हमारी क्या होगी, अवकल समीकरण। और ध्यान रहे अवकलन एक फिक्स दायरा है अवकलन का। ऐसा नहीं कि अवकलन तुम 1 बार कर दोगे, 5 बार कर दोगे। जितने कांस्टेंट दिए उतनी बार अवकलन आप करोगे, क्योंकि इसकी प्रक्रिया मैं तुम्हें समझा चुका। क्योंकि डबल डेरिवेटिव की रही होगी इक्वेशन, तभी तो 2 आए। इसका मतलब 2 बार अवकलन तुम्हें करना पड़ेगा। तो करें कार्यक्रम स्टार्ट। हमने लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कितना आ गया, 1/a प्लस 1/b dy/dx इज इक्वल टू 0। क्लियर। हमें तो 2 बार करना भाई। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 0 1/b d2y/dx² बराबर 0। ये भी इधर आके 0 हो गया। तो d2y/dx² बराबर 0। इट इज द अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका हल हमें दिया हुआ था। तो हल से हम कहाँ पहुंच रहे, डिफरेंशियल इक्वेशन पे। किसकी हेल्प से, अवकलन की। जब इधर से उधर को चलेंगे उसकी बात तभी करेंगे, फिलहाल तुम एक ही तरफ माइंड रखो। तो मैं आपको लगे हाथ एक क्वेश्चन और बता देता हूँ ताकि तुम लोग समझ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी देखो आप। तो 3 में क्या दिया है इसने, 3 में दिया है y इज इक्वल टू a और फिर दिया है a e की पावर 3x, a e की पावर 3x प्लस b और e की पावर -2x। y इज इक्वल टू a e की पावर 3x प्लस b e की पावर -2x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बेटा कांस्टेंट कितने आपके पास, 2। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें 2 ही बार इसका अवकलन करना पड़ेगा। और ए बी को हमें क्या करना पड़ेगा, विलुप्त, एलिमिनेट। तो हमने लिखा यहाँ पर कि भाई x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू a e की पावर 3x का e की पावर 3x इंटू 3 प्लस b e की पावर -2x का e की पावर -2x इंटू -2। तो इसको आप चाहो तो समीकरण नंबर 2 ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
अब हमें पुनः फिर अवकलन करना है इसका, तो हम लिखेंगे यहाँ पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब आप पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ आएगा d2y/dx² इज इक्वल टू भाई ae⁴x इंटू 3 फिर से आएगा, 3 3 जा 9, तो ये आ गया 9a और e⁴x -2 और -2 प्लस के 4 हो जाएगा, और यहाँ आया 4b और e⁻−2x इक्वेशन नंबर आ गया आपके पास 3। क्लियर होगी यहाँ तक की बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात ये आई हमारे पास 3 इक्वेशन है। अब हमें इनमें से a और b खत्म करना। अब आप लोग ये वेरीफाई करोगे कि a और b को कैसे खत्म करें। अब ए बी को आप अपने सिंपल तरीकों से भी खत्म कर सकते हैं। भाई सिंपल तरीके का मतलब आप ये समझे, जैसे यहाँ कितना है 9a e⁻3x और ऊपर देखें यहाँ कितना है ae⁻3x, तो आप इस समीकरण 1 में 9 की गुणा करके घटा दें तो e⁻3x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास। ठीक है ना, अभी मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। तो बेटा हमने क्या किया, समीकरण 3 को झुका तो उतारा, d2y/dx² बराबर 9ae⁻3x प्लस 4be⁻−2x। समीकरण 1 में हमने 9 की गुणा कर दी। क्लियर होगी बात। अब जब 9 की गुणा कर दी बराबर हो गया, घटा दो, माइनस माइनस माइनस, तो मुझे लग रहा है ये तो कैंसिल ही हो गया। इधर कितना बच गया, d2y/dx² माइनस 9y इज इक्वल टू, यहाँ आएगा आपके पास -5b और e⁻−2x। ये आ गया आपके पास -5b और e⁻−2x। तो बेटा यहाँ से आप देख रहे हैं कि b का मान आपके पास आ गया। ऐसे ही आप a का मान ज्ञात करें और फिर a b दोनों के मान उठा के आप कोई सी भी समीकरण में रख दें, तो हमारे a b एलिमिनेट हो गया, आंसर आ गया। अब बेटा ये थोड़ा सा तरीका मुझे लंबा दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा और तरीके से बताता हूँ। सेकंड मेथड भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, तो जो भी तुम्हें फिर अच्छा लगे। सेकंड मेथड में इसने दिया था y बराबर ae⁻3x प्लस b और e⁻−2x, ये था आपका। तो इस पे डाला हमने समीकरण नंबर 1, और दूसरी जो समीकरण आई थी हमारे पास dy/dx बराबर 3a e⁻3x माइनस 2b और e⁻−2x, ये थी हमारी समीकरण नंबर 2। यहाँ तक तो आपको क्लियर है ही। हमने एक काम किया, यहाँ से a या b में से कोई सा एक खत्म कर लो। हमने 2 के ऊपर गुणा कर दी, 2 2 और 2, और दोनों को जोड़ दिया। जब आप जोड़ेंगे तो 2b कैंसिल हो गया यहाँ से, और यहाँ आया 2y प्लस dy/dx बराबर 5a और e⁻ आ गया आपके पास 3x। देखो 2y प्लस dy/dx इज इक्वल टू 5a और e⁻ आ गया आपके पास 3x। इसको आपने डाला समीकरण नंबर 3। ओके, अब आपने इसका पुनः अवकलन कर दिया। तो पुनः जब अवकलन किया, यहाँ लिखा पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो 2y का जब अवकलन करेंगे तो 2y' आएगा। 2 इंटू y का अवकलन करा, y' आया, और प्लस dy/dx का अवकलन किया तो d2y/dx² आया। इधर अवकलन किया 5a, भाई 5a तो हमारे पास है ही, और e⁻3x का करा e⁻3x इंटू 3, तो 3 पंजे 15। ये आ गई समीकरण नंबर 4। मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। अब हमें क्या करना है, ए भी खत्म करना है इसमें से। तो ए खत्म करने के लिए हम एक काम करें, ऊपर से समीकरण 3 में अगर 3 की गुणा करके घटा दें तो ए खत्म। तो हमने लिखा है यहाँ पर समीकरण 3 गुणा 3। तो जब 3 गुणा 3 किया हमने तो 3 दूनी 6y, और यहाँ आया 3 dy/dx, 3 की गुणा करी, 3 पंजे 15a और e⁻3x, यहाँ आया आपके पास 3 गुणा 3। अब आपने क्या कर दिया, माइनस। जब आप माइनस करेंगे तो माइनस 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 पूरा खत्म। अब हुआ ना सही काम। तो मुझे लग रहा है इजीली तुम्हारी समझ में भी आ गया होगा। तो यहाँ आ गया आपके पास 2y' माइनस 6y, ये आ गया, और इधर आया आपके पास प्लस y', भाई इसको y' लिख दो, और प्लस 3y' और बराबर 0। थोड़ा सा इसको ठीक कर दो आप, y', तो y' है ही,
और बेटा ये देखो 3y डैश और 2y डैश, ये आ गया आपके पास 5y डैश और -6y और बराबर आ गया आपके पास 0। ठीक है, तो बेटा थोड़ी सी मेहनत इसमें करनी पड़ेगी तुम्हें, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मेहनत तुम्हें इसमें करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि अब आज का होमवर्क भी तुम्हें दे देना चाहिए, ज़्यादा काम हो जाएगा। तो होमवर्क में बेटा पहला तीसरा तो मैं करा ही चुका, आप दूसरा चौथा और पांचवा ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा चौथा पांचवा ट्राई करेंगे और मैं आपको एक आध उदाहरण भी दूंगा भाई। बेटा उदाहरण 4 और 5। तो आज के लिए यही तुम्हारा काम है, 3 मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिए, इन पे थोड़ा मगज खपाई करो, नहीं होते तो आप मेरे से पूछो। और उदाहरण 4 और 5।